नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय पूरे देश भर में छात्रों के आंदोलन की चर्चा है और अब ये आंदोलन दिल्ली की सीमाओं को लांघकर राज्यों की सीमा में पहुंच गया है और अब खबर आ रही है कि ये राज्यों की सीमाओं को लांघकर ये आंदोलन अब विदेशों में भी पहुंच गया है। सरकार बैकफुट पर आ गई है। रात में, आधी रात में सरकार जगी। आप सोचिए, 2.5 महीने से बच्चे सड़क पर हैं और सरकार की नींद कल आधी रात में खुली। प्रधानमंत्री जी मोबाइल से वीडियो बनाते दिखाई दिए। उन्होंने वीडियो जारी किया, उन्होंने अपने मंत्रियों को मैदानता की ओर दौड़ाया और ये सब चल ही रहा था। इसी बीच में एक और बड़ी खबर यह है कि आज दिल्ली की सड़कों पर मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई पत्रकार अपना आईडी लेकर सड़क पर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जितना गुस्सा युवकों में सरकार के प्रति है उतना ही गुस्सा मीडिया के प्रति भी है। कौन सी मीडिया? गोदी मीडिया, जो सरकार की चरण चुंबक में लगे हुए हैं लंबे समय से। आज मैं एक ऐसे जर्नलिस्ट से बात करने आया हूँ, ऐसे पत्रकार से बात करने आया हूँ जिन्होंने इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को शैशव काल से देखा है, काम किया है। आज पूरे देश भर में जितने भी चैनल, बड़े चैनल हैं, उनमें जो भी हेड बैठे हैं वो या तो इनके सहयोगी रह चुके हैं, जूनियर रह चुके हैं या इनके अंडर में काम कर चुके हैं। देश में लगभग 10 चैनलों की इन्होंने स्थापना की है। लेकिन जैसे ही मीडिया गोदी मीडिया बना, गोदी में जाकर बैठा, राजेश बादल जी ने दिल्ली छोड़ दिया और भोपाल के अपने धनौदे में आकर अपना, एक तरह से कह रहा है, यहाँ अपना एक काम शुरू किया है। काम जब पहले करते थे वैसा आज भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो गोदी मीडिया का माहौल है, आज मैं बादल जी से 2 विषय पर बात करना चाहता हूँ। पहला विषय है, क्या ये जो पत्रकारों की पिटाई हो रही है, क्योंकि बादल जी ने 2 पीढ़ियां खड़ी की हैं, तमाम सारे पत्रकारों को खड़ा किया है। आज भी एक तरह से इनको लोग अपना पितृपुरुष टाइप मानते हैं। तो एक पत्रकार जो आम पत्रकार है, जो वेतनभोगी पत्रकार है, जिसे अपनी तनख्वाह से अपना परिवार चलाना है, माता पिता का ध्यान रखना है, एक वो पत्रकार सड़क पर पिट रहा है। दूसरी ओर जो संपादक नीतियां बनाते हैं वो एयर कंडीशन में बैठे हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। दिल्ली में खबर आ रही है कि कई पत्रकारों ने अपनी कार तक से अपने स्टिकर निकाल दिए चैनल के, यहाँ तक की खबरें आ रही हैं। कितने डरा हुआ है मीडिया, इस पर भी बात करूंगा। और ये जो आंदोलन का स्वरूप एकदम उग्र होता जा रहा है, उस पर भी बात करूंगा। क्या ये 1975 के बाद का आंदोलन है या अन्ना आंदोलन की क्या इससे तुलना की जा सकती है? बहुत विषय हैं। मैं सीधा जुड़ता हूं राजेश बादल जी से। पहले मीडिया की बात करते हैं, फिर आंदोलन की। बादल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं आपसे बात करता हूं, ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूं जो कई पीढ़ियों को अपने अंदर समेटे हुए है। पहले मैं बात कर रहा हूं मीडिया को लेकर। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि आपके जीवन काल में ऐसा भी इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा जिसमें हमारे मीडिया के जो छोटे कर्मचारी हैं बेचारे सड़क पर पिट रहे हैं? आज उम्मीद नहीं है कि आईडी लेके निकल जाऊं तो सुरक्षित घर पे आऊं। क्या कहेंगे? देखिए रविंद्र, इस बरस मुझे 50 साल पत्रकारिता के हो गए। जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तब ये पूरी तरह से प्रोफेशन भी नहीं माना जाता था। यानी लोग पूछते थे कि आप पत्रकार तो हो मगर जुगाड़ क्या है। उसके बाद हम लोगों ने इसे पूरी तरह से प्रोफेशन बनते देखा, हमने स्वर्णकाल देखा इसका, और आज जैसे कि आपने जिक्र किया है, मैं पतन काल देख रहा हूँ। निश्चित रूप से मैंने तो कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कभी दिन देखना पड़ेगा। हो सकता है, देखिए, समाज में बदलाव आया है, नैतिक मूल्य में गिरावट आई है, बाज़ार का दबाव है, सियासत का दबाव है, तकनीक का दबाव है। लेकिन जब आपकी रीढ़ मजबूत होती है तो आप सारे किस्म के दबावों का सामना कर सकते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में देखिए, महात्मा गांधी ने नहीं झुके, वो किसी तरह का दबाव नहीं माना, एक्ट का दबाव नहीं माना, कानून का दबाव नहीं माना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप, यानी एक पत्रकार के रूप में, एक संपादक के रूप में अपनी रीढ़ को सलामत रखते हैं तो आप किसी दबाव में नहीं आएंगे। मैंने खुद भी जीवन में कई बार, मतलब 3 बार तो संघर्ष मुझे याद है कि अपने मूल्यों के लिए, अपने सरोकारों के लिए संघर्ष किया और नौकरियां छोड़ी। और ऐसी वैसी नौकरियां नहीं। जब मैं प्रथम श्रेणी के अखबार में था, जब मैं प्रथम श्रेणी के चैनल में था, और जब मैंने नए चैनल लगाए, तब भी जब मेरी आज से 17 साल पहले तनख्वाह 5 लाख रुपए महीने थी।
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज जो सुख और सुविधाएं पत्रकारों को मिल रही हैं, उन्होंने उनकी रीढ़ तोड़ दी है। वो मालिक के सामने सही बात रखना भूल चुके हैं। लेकिन हमने वो दौर देखा है कि जब हमारे सामने एक ऐसे संपादक राजेंद्र माथुर, एसपी सिंह और विनोद दुआ जैसे लोग होते थे, तो हम हर दबाव का सामना करते थे और किसी दबाव में आते नहीं थे। लेकिन बादल जी, आज जो बच्चे पिट रहे हैं उन पे क्या कहेंगे? क्योंकि वो बच्चे कुछ तो ऐसे होंगे जिनको आपने ही बनाया होगा, आपने ही गढ़ा होगा। ये यकीनन रविंद्र दुख भरी बात है। और जब मैंने स्क्रीन पर अभी हाल में देखा कि जिस तरह से पत्रकारों की पिटाई हो रही है, हमारे जूनियर बच्चे, हमारे बहुत कई ऐसे बच्चे हमने चेहरे में देखे, वहाँ स्क्रीन पर देखे कि उनको काम करने में भी असुविधा हो रही है, मुझे तकलीफ़ हुई। हमने सचमुच इस रूप की कल्पना नहीं की थी। सिद्धांततः तो मैं कहता हूँ कि पत्रकारों की पिटाई इस तरह से नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आपके सरोकारों की गाड़ी उतर जाती है पटरी से, तो फिर ये सलूक होगा। यश और साख का जो संकट हम बीते कई वर्षों से देख रहे हैं। मेरी एक किताब है मिस्टर मीडिया, उसमें मैंने 5 साल पहले ये लिखा था कि आने वाला है वो दिन जब पत्रकारों की चौराहों पर और सड़कों पर पिटाई होगी। ये उस किताब में लिखा हुआ है 5 साल पहले। आप कहना मैं ये चाहता हूँ कि यश की जो पूंजी होती है, साख की जो पूंजी होती है, वो सबसे बड़ी पूंजी होती है। उस पूंजी को कोई आपसे लूट नहीं सकता। बैंक में जो जमा पूंजी है आपकी या जो नकद है, वो तो आपसे छीनी जा सकती है, लूट सकते हैं आप, लेकिन जो यश की पूंजी है वो आप कभी नहीं छीन सकते। राजेंद्र माथुर ये बात कहते थे कि यश का मर जाना आदमी के अपने मर जाने से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। आदमी अपना मर जाना पसंद करेगा, अपने यश का मर जाना पसंद नहीं करेगा। और आज हम यही देख रहे हैं कि पत्रकार सड़कों पर जब पिट रहे हैं, उन्होंने अपनी यश की पूंजी खो दी है। देखिए, जो पत्रकार पिट रहा है वो थोड़ी नीति बनाता है, वो थोड़ी तय करता है कि खबरें जाएं। तय तो मालिक करते हैं या संपादक करते हैं। संपादक एसी पे बैठा है और मालिक मलाई खा रहा है और पिट पत्रकार रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे स्थिति में मैं कहूँगा कि संपादक और जो रिपोर्टर है जो मैदान में है, वो दोनों एक पलड़े पर हैं। दबाव के आगे मैं 2 छोटे छोटे उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप बहुत इतना वक्त आपके पास हो तो। एक विनोद दुआ थे, दूरदर्शन पर अपना एक कार्यक्रम पेश करते थे। दूरदर्शन सरकारी था और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। राजीव गांधी ने उनको एक इंटरव्यू वाला एक कार्यक्रम सौंपा था। उस समय एक नए मंत्री बने थे, उस मंत्री का नाम लेना ठीक नहीं होगा, वो उनको उस कार्यक्रम में बुलाया गया और अफसोस की बात ये कि उनको अपने विभाग का अध्ययन नहीं था और वो लगभग रो दिए उस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के वक्त। और देखिए, दूरदर्शन जो सरकारी था, उसने जस का तस इंटरव्यू टेलीकास्ट किया। अगले दिन कुछ वो वरिष्ठ मंत्री अंबिका सोनी, बलराम जाखड़, नवल किशोर शर्मा, चौहान, काफ़ी लोग थे उस वक्त, चौहान नहीं थे शायद उस वक्त, तो ये लोग राजीव गांधी से मिले। उन्होंने कहा कि साहब, दूरदर्शन हमारा, हम एंकर को पैसे देते हैं, प्रोग्राम पर हम खर्च करते हैं, प्रसारण का मंच हम देते हैं, और ये इस तरह का टेलीकास्ट हमारी सरकार की बदनामी करता है। राजीव गांधी ने कहा कि देखिए, अगर किसी मंत्री को अपने विभाग की जानकारी नहीं है तो मैं इस इंटरव्यू को गलत नहीं मानता। अगले दिन उस मंत्री का इस्तीफा हो गया। आज धर्मेंद्र प्रधान से 2.5 महीने से बच्चे परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे, घर के बच्चे पिट रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं, लेकिन उनकी नैतिकता का कोई सवाल नहीं। हमने नैतिकता के बारे में लाल बहादुर शास्त्री की कहानी सुनी है। लाल बहादुर शास्त्री ने एक छोटी सी रेल दुर्घटना हुई थी, इस्तीफा दे दिया था। माधवराव सिंधिया की आपको याद होगी, नरसिंह राव के मंत्रिमंडल में एक विमान दुर्घटना हुई थी, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया था। तो अगर किसी सरकार का नैतिक पक्ष मर जाए तो फिर उसके पास कुछ भी सलामत नहीं रहता। और दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि मैं भारत के पहले स्वदेशी चैनल का एक सेंट्रल इंडिया का संपादक था। एक खबर मेरे पास आई
और वो खबर एक टेलीफोन कंपनी की थी जिसकी बिलिंग में बड़ा करोड़ों का फ्रॉड था। मैंने वो खबर देखी, मैंने स्ट्रिंगर से कराई, और जिस कंपनी के बारे में था कि भाई ये पत्रकारिता का संतुलन ये कहता है कि आप दोनों पक्षों से बात करो, जिस पर आरोप है उसको भी आप बात करो। तो मैंने वो इंटरव्यू कराया। उसने हमारे स्ट्रिंगर से कहा कि मैं तेरी नौकरी ले लूँगा, तू जानता नहीं मैं तेरा मालिक हूँ। अब उसने रोते रोते मुझे ये खबर बताई। मुझे भी नहीं मालूम था कि ये हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स में से हैं कंपनी। मैंने सीधे अपने सीईओ को फ़ोन किया। सीईओ ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, और दे शुड नॉट सपोज टू से दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। उन्होंने कहा आप डिटेल भेजो। मैंने सारी जो मेरे पास फाइल थी वो फ्रॉड बिलिंग की वो भेजी। उसके बाद चैनल के मालिक का फ़ोन आया। आपने मालिक की बात कही इसलिए मैं सुना रहा हूँ। मालिक का फ़ोन आया और मालिक ने कहा कि राजेश, तुम इस खबर पर पक्के हो? मैंने कहा सारा फाइल मैंने आपको भेजा हुआ है, सबूत आपके पास हैं। अगले दिन वो खबर चली और हेडलाइन में चली और सारे दिन चली। तो मालिक ये होते थे उस ज़माने में। सार्वजनिक और सामुदायिक उपक्रम, सरकारी उपक्रम के में व्यवहार मैंने आपको दूरदर्शन का बताया। तो 2 उदाहरण ऐसे हैं सबूत के पहले ऐसा नहीं था। आज ऐसा हो गया है कि जो चैनल इंडस्ट्री है जिस तरह से बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, हर साल सैलरी बढ़ानी पड़ती है, डीजल पेट्रोल और सारे खर्चे बढ़ते हैं, टीमें भेजते हैं, उनके होटल के खर्चे बढ़ते हैं, तमाम सारे खर्चे बढ़ते हैं, और आपस की जो होड़ है वो तो है। तो इस होड़ के चलते आर्थिक दबाव सब पर है। और 2007 में जब पहली बार मंदी आई थी, आपको याद होगा, जब अमेरिका में आत्महत्याएं लोग करने लगे थे और बैंकों के हाल ख़राब हो गए थे, तब से हमारे यहाँ की गाड़ी पटरी से उतरी है। तो अब पैसे के लिए कुछ भी करेगा। अब चैनल मालिक सियासत के दबाव में है, पैसा उनको मिलता है, और इतनी संपादक और रिपोर्टर जो मैदान में है उसको इतना पैसा मिलता है, इतनी सुविधाएं मिलती हैं कि उसको भरोसा नहीं है कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो मुझे कल के रोज़ इतनी नौकरी में इतना पैसा मिलेगा। इसलिए वो हर शख्स, हर संपादक अपनी कुर्सी पर फेविकॉल लगा के बैठा हुआ है। अजय जी, दो सवालों को एक साथ मिला रहा हूँ। ये मीडिया का अंतिम सवाल, फिर मैं आंदोलन पे आऊँगा। एक ये कि क्या आप इस माहौल में अपने आप को अनफिट पाते हैं? दिल्ली छोड़कर भोपाल आ गए। दूसरा, यदि आप दिल्ली में होते आज और आपके रिपोर्टर की इस तरह पिटाई हो रही होती तो फिर बादल जी क्या करते हैं? देखिए, राजेश बादल को 50 साल हो गए पत्रकारिता करते, और 50 बरस में मेरी जो मानसिक प्रशिक्षण मेरा जो हुआ है पत्रकारिता का, वो राजेंद्र माथुर, एसपी सिंह और विनोद दुआ जैसे महापुरुषों के से हुआ है। मैं, एक कल्पना की बात है कि मैं आज वहाँ होता तो क्या करता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 50 वर्षों में मैं कभी भी दबाव में नहीं आया। कई बार मैंने नौकरियाँ छोड़ी हैं, और नौकरियां छोड़ना आप कह सकते हैं पलायन की बात है, लेकिन मेरे नौकरी छोड़ने के बाद से मेरे साथ जो लोग आए, उससे, उनकी वजह से वो संस्थान भी नहीं चला। मैं नाम लेके एक एक की कहानी सुनाना बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जब मैंने छोड़ा, बाद में वो संस्थान बैठ गया। तो मैं नहीं चाहता हूं कि पत्रकारिता के संस्थान बैठें, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि सरोकारों और सिद्धांतों के सामने झुकना पत्रकारिता का समर्पण है। ये ठीक नहीं है, इसको हमें बदलना पड़ेगा। मैं आशावादी हूं। एक सुरंग में है, एक अंधी सुरंग में है, काली सुरंग में है, लेकिन सुरंग का दूसरा सिरा तो आएगा। ये जो आंदोलन चल रहा है, ये अब देश की सीमाओं के बाहर निकल गया। अभी तक प्रदेश की सीमाओं में था, कल बिहार में कई जगह फायरिंग की सूचनाएं आ रही हैं, और रात में, आधी रात में सरकार की नींद खुली है। प्रधानमंत्री जी वीडियो जारी कर रहे हैं, मंत्रियों को दौड़ा रहे हैं कि जाओ जल्दी मेदांता में जाके उसका सोनम वांगचुक का अंतन तोड़वाओ आप। रात को सचिवालय खोला गया, कई सेक्रेटरीज के तबादले किए गए। तो वाकई आपको लग रहा है कि 2.5 महीने बाद सरकार भी नींद से जगी है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे कोई बात नहीं हो रही है, क्या कहेंगे? ये अफसोस की बात है कि सरकार जागी, देर से जागी। देर आए वो दुरुस्त भी नहीं आए।
2.5 महीने से ये आंदोलन चल रहा था और प्रधानमंत्री जी के विदेश दौरे चल रहे थे। उनकी अनुपस्थिति में कोई जिम्मेदार मंत्री या जो काम संभालता है सरकार का, वो उसने भी इस आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया। जब ये देख लिया गया, कारण सियासी है, सियासी कारण ये है कि जब उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी इस समूचे आंदोलन में घाटे में है और कांग्रेस उसका श्रेय ले जाएगी, तो फिर जाकर के जागे हैं वो। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने केंद्र में केवल और केवल एक विकल्प है कि कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं है, और इसलिए उसने अपनी बी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी को लॉन्च किया था, अन्ना का अनशन करवा के, और अब वो कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में अपनी सी पार्टी लॉन्च करने वाली थी कि कांग्रेस ने उस आंदोलन को हड़प लिया। इसके बीच में सैंडविच बन गए हमारे बच्चे, हमारे जो स्टूडेंट हैं, उनके आक्रोश को आपको समझना पड़ेगा। ये जो हताशा, निराशा, कुंठा उस पीढ़ी की है, वो समझनी पड़ेगी, और अफसोस की बात यह है कि वो समझने को तैयार नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि इस समय आंदोलन जो भयावह रूप ले रहा है, मैं उस पर देखिए, अब जिन बॉटल से आ चुका है बाहर। हमने लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन देखा था, पटना से शुरू हुआ था लेकिन पूरे देश में फैल गया था। दिल्ली से शुरू हुआ है ये आंदोलन, बच्चों का, हमारे छात्रों का, हमारे अपने परिवार के बेटों का। ये आंदोलन व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है। 40 करोड़ के आसपास यहाँ पर नौजवान हैं, तो उन नौजवानों की आवाज़ आप, 40 करोड़ की आबादी कितने देशों की नहीं है, सोचिए आप, कई देशों के बराबर तो नौजवान। आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता पर अब संकट मंडराया है, तब जाके वो एक्टिव हुए? आपने ही इसका उत्तर दे दिया कि आधी रात को सचिवालय खुलाया गया, आधी रात को प्राइम मिनिस्टर जागे, अपने फ़ोन पर उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। भाई, आधी रात को प्रसारण रोक के दूरदर्शन का संदेश दे सकते थे, उनके स्टूडियो में जा सकते थे, उनके कैमरे बुलाए जा सकते थे, रेडियो संदेश दे सकते थे, लेकिन उनको इस वक्त कुछ अपने अलावा किसी घबराहट टाइप है। वो तो चेहरे, आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके चेहरे का भाव जो है वो पढ़ने की कोशिश करें तो पता लग जाता है कि मतलब कि 12 साल में पहली बार, बल्कि मैं 13 साल कहूँ, पहली बार नरेंद्र मोदी को चुनौती पार्टी के अंदर से भी मिली है। अंदर से मैं बात कर रहा हूँ। आपने देखा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी खुलकर आ गए हैं बच्चों के साथ। आपने देखा फडणवीस की बेटी ने खुल के किया है। आपने देखा उद्योगपति कुमार बिरला की बेटी खुलकर आ गई है। और धीरे धीरे, मतलब अभी आरएसएस के कई लोग बोलने लगे हैं, खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर नरेंद्र मोदी का कहीं ना कहीं इनकी नीतियों का विरोध तो पार्टी के अंदर भी शुरू हो चुका है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ रविंद्र जी, कि सियासत में जो तीर आप दूसरों पर चलाते हैं, वो कई बार अक्सर वो उलट के आप पर भी लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब 2014 के बाद की जो पार्टी आई है, उसने दूसरे दलों में सेंध लगा करके उनके उत्तराधिकारियों को अपने में मिलाने का काम किया, दूसरे दलों के टुकड़े करने का काम किया। अब आज उसी पार्टी के भीतर ये आवाज़ उठने लगी है, जो निश्चित रूप से मुझे कोई शुभ संकेत नहीं लग रहा है पार्टी के नज़रिए से। अगर हम देखें तो हाँ, पार्टी डैमेज कंट्रोल कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसको बहुत ही सख्त उपाय करने होंगे, जिसके लिए पार्टी में वो ताकत मुझे नहीं लगता कि बची है। एक बात और कहा जाता था कि 1975 के बाद ये देश आंदोलन करना भूल गया। अन्ना आंदोलन जो हुआ 1975 के बाद, आज आपातकाल के बाद कह सकते हो, अन्ना आंदोलन को ये माना जाता है कि वो प्रायोजित था, केवल बीजेपी को सत्ता में लाने का माध्यम था। आपको लगता है कि 1975 के बाद ये जो आंदोलन हुआ है, ये आंदोलन उससे, इसकी कोई तुलना की जा सकती है इस आंदोलन से, जेपी आंदोलन की? वही तो मैं उसी का तो उत्तर दे रहा था, जो आपने कहा कि वो पॉलिटिकल हो जाएगा। मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि सत्याग्रह महात्मा गांधी की देन है, और आंदोलन और असहमति के सुर यहाँ मुखरित होते रहे हैं, होते रहेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद, क्योंकि हम लोगों ने उसी समय पत्रकारिता शुरू की थी 1 साल के बाद, तो उसके बाद जो अन्ना का आंदोलन तो आपने खुद ही बता दिया कि प्रायोजित था। ये आंदोलन भी एक तरह से प्रायोजित था, लेकिन उस प्रायोजित आंदोलन में हमारे जो बच्चे शामिल हुए, वो नहीं समझ पाए कि ये प्रायोजित था।
और इसलिए आज जो उनके हाथ में कमान है ये निर्णायक मोड़ तक ले जाएगी। जो प्रायोजित लग रहे थे वो तो अब कहाँ हैं हमें पता ही नहीं है। वो कहाँ गए दिपके साहब? वो जो दिपके जो था लड़का, जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था पहले 2020 से 2023 तक, वो बोस्टन का पढ़ा हुआ था और वो भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उसने कहा है। तो वो कहाँ हैं? सोनम वांगचुक की हमारे मन में बहुत अच्छी छवि थी। क्या संयोग है रवींद्र जी की 2012 के आंदोलन में भी एक रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त था, फिलीपींस से दिया जाता है। जो इस बार भी एक रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त एक केंद्र में है, वो भी फिलीपींस से दिया जाता है और फिलीपीन अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं अब बहुत लंबा हो जाएगा उसका एनालिसिस। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अब भारतीय जनता पार्टी को वही तीर उलट के लग रहे हैं जो उसने दूसरी पार्टियों को चला के मारा। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया वरदान भी है, अभिशाप भी है। तो अब वरदान तो उन्होंने हासिल कर लिया, अब उन्हें उसका अभिशाप भोगना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल, अब इसका भविष्य क्या है, अंत क्या है, क्या दिख रहा है आपको? क्योंकि आप तो अनुमान लगाते रहे हैं, राजनीतिक भी, प्रशासनिक भी और देश के बारे में। क्या लग रहा है, क्या होगा इस आंदोलन का? कुचल दिया जाएगा, खरीद लिया जाएगा, मैनेज हो जाएगा या परिणाम तक पहुंचेगा? जो लोग प्रायोजित थे इस आंदोलन की शुरुआत में वो तो खरीद लिए जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे जो सड़कों पे आए हैं उनको खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी आंखों की तकलीफ आप देखो। तो ये आंदोलन तो कुचला तो नहीं जा सकता। भारत इतना विराट मुल्क है रविंद्र जी, 150 करोड़ की आबादी का मुल्क है। 40 करोड़ अगर नौजवान हैं तो आप ये मान के चलिए कि हर परिवार से एक नौजवान है। तो क्या कुचलेंगे आप कहाँ जाएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत कठिन समय है। अपने अस्तित्व के, हम उस समय जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी 1980 में, तब से आज तक हम लोगों ने देखा है पहली बार इतने गंभीर संकट का सामना कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना आज राजेश बादल जी जैसे अनुभवी 50 साल से जो जर्नलिज्म में हैं, उन्होंने अपने अनुभव के खजाने से कितनी बड़ी बड़ी बातें आपको बताई, कितनी जानकारियां आपको दी हैं। और उनका कहना है कि वो जो मिस्टर मीडिया जो उन्होंने पुस्तक लिखी है पहले ही लिख चुके हैं, क्योंकि हालात तो समझ में आ रहे थे। मीडिया जिस पटरी पर चला गया था उसका पिटना तय था और अब पिटने लगा है। हालांकि इसको उचित नहीं मानते। लोकतंत्र में कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार वो लोग नहीं हैं जो पीट रहे हैं, जिम्मेदार वो हैं जो पिट रहे हैं। आंदोलन को लेकर भी बादल जी का साफ साफ कहना है कि ना इसे कुचला जा सकता है, ना इसे मैनेज किया जा सकता है। बिकने वाले बिक जाएंगे, पर इस आंदोलन को ये जो बच्चे हैं जिनके चेहरे और आंखों में आक्रोश दिख रहा है, ये अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।